कभी सोचा है कि हमारे देश की जो आज की कैबिनेट प्रणाली है, उसकी शुरुआत असल में कहाँ से हुई? इसकी जड़ें 1861 के एक बहुत ही जरूरी कानून में छिपी हैं। तो आज हम उसी ऐतिहासिक इंडियन काउंसिल्स एक्ट को समझने जा रहे हैं। एक ऐसा एक्ट जिसने न सिर्फ ब्रिटिश शासन का तरीका बदला, बल्कि भारत के भविष्य की नींव भी रखी। ये जो सामने दिख रहे हैं, ये सिर्फ पुराने कागज नहीं हैं। ये इतिहास के वो पन्ने हैं जो हमें सीधे बताते हैं कि 1861 का अधिनियम क्यों और कैसे बना था। तो चलिए इन्हीं दस्तावेजों के जरिए देखते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है ना? मतलब 1857 का इतना जबरदस्त और हिंसक विद्रोह हुआ और उसके फौरन बाद अंग्रेजों को अचानक ऐसा क्यों लगने लगा कि उन्हें सरकार चलाने के लिए भारतीयों की जरूरत पड़ेगी? इसी सवाल के जवाब में इस पूरे अधिनियम का राज छिपा है। और इस सवाल का जवाब हमें सीधे इस एक्ट की जरूरत की तरफ ले जाता है। ये वो दौर था जब अंग्रेजों की रणनीति बदल रही थी। अब वो विद्रोह और जबरदस्ती से सहयोग की तरफ बढ़ रहे थे। देखिए, 1857 के विद्रोह ने ना अंग्रेजों को एक बहुत कड़ा सबक सिखाया था। उन्हें यह बहुत अच्छी तरह समझ आ गई थी कि भारतीयों को पूरी तरह से नजरअंदाज करके भारत पर शासन करना बहुत खतरनाक है। सिर्फ बंदूक के दम पर राज करना ज्यादा दिन नहीं चलने वाला था। तो फिर इस मुश्किल का हल क्या निकाला गया? हल था 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इसे वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग के समय में लाया गया था और यह उस बदले हुए माहौल का एक सीधा नतीजा था। और अब आते हैं इस अधिनियम की सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी बात पर। इतिहास में पहली बार भारतीयों को कानून बनाने वाली परिषद में, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह दी गई। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम था। तो लॉर्ड कैनिंग ने कितने भारतीयों को नॉमिनेट किया? जवाब है सिर्फ 3। जी हां, केवल 3। अब यह संख्या सुनने में भले ही बहुत छोटी लगे, लेकिन यह वो शुरुआत थी जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। तो ये 3 लोग कौन थे? ये थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। इन नामों को याद रखना जरूरी है क्योंकि ये वो पहले भारतीय थे जिन्हें उस प्रक्रिया में शामिल किया गया जिससे उनका अपना देश चलाया जा रहा था। लेकिन ये एक्ट सिर्फ कुछ लोगों को शामिल करने तक ही सीमित नहीं था। नहीं, ये सरकार के पूरे ढांचे को बदलने के बारे में था। इसने ऐसे बदलाव किए जिनका असर आज भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर साफ दिखाई देता है। यहीं पर पोर्टफोलियो सिस्टम की एंट्री होती है। इसको आसान भाषा में आज के मंत्रालयों की तरह समझ सकते हैं। इसमें काउंसिल के हर सदस्य को एक या एक से ज्यादा सरकारी विभाग का इंचार्ज बना दिया गया। जैसे कोई फाइनेंस देख रहा है, कोई होम डिपार्टमेंट। और यही पोर्टफोलियो सिस्टम आगे चलकर भारत की कैबिनेट प्रणाली की नींव बना। जी हां, वो ही कैबिनेट सिस्टम जो आज हमारी सरकार का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। इसकी शुरुआत 1861 में हुई थी। कमाल है ना? एक और बड़ी बात देखिए, 1861 से पहले सारी की सारी कानूनी ताकत केंद्र सरकार के पास होती थी। सब कुछ सेंट्रलाइज्ड था। लेकिन इस एक्ट ने इस ट्रेंड को पलटना शुरू किया। इसने बॉम्बे और मद्रास जैसे प्रांतों को कानून बनाने की उनकी शक्तियां वापस दी। मतलब यह सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। लेकिन रुकिए, यह सहयोग और सत्ता का बंटवारा ही पूरी कहानी नहीं थी। एक तरफ जहां भारतीयों को कुछ अधिकार मिल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वाइसरॉय की अपनी ताकत को और मजबूत किया जा रहा था। इस एक्ट ने वाइसरॉय को एक जबरदस्त ताकत दी कि वो इमरजेंसी में काउंसिल की मंजूरी के बिना ही अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंसेस जारी कर सकता था। मतलब साफ था, भारतीयों को बातचीत की टेबल पर तो बिठाया गया, लेकिन असली पावर, फाइनल कंट्रोल हमेशा वाइसरॉय के हाथ में ही रहा। तो कुल मिलाकर इस अधिनियम की विरासत क्या रही, इसका असली असर क्या हुआ, चलिए एक नजर में इसे समझते हैं। तो 1861 के एक्ट से 4 मुख्य बातें निकलकर आती हैं। पहली, कानून बनाने में भारतीयों की शुरुआत। दूसरी, कैबिनेट सिस्टम की नींव। तीसरी, पावर को प्रांतों में बांटने की शुरुआत। और चौथी, साथ ही साथ वाइसरॉय की स्पेशल पावर्स का बढ़ना। यह एक बहुत ही मिला जुला पैकेज था। तो आखिर में यह सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट भारत में लोकतंत्र की तरफ बढ़ाया गया पहला सच्चा कदम था, या ये सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए एक बहुत ही चतुर राजनीतिक चाल थी? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।